नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शर्मा शर्मा क्लासेस की ओर से और आज से मैं आपकी इंग्लिश ग्रामर क्लास 12 यूपी बोर्ड की क्लास लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो भाई सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अलंकार। जब हम हिंदी में इसको अलंकार बोलते हैं तो हम सबसे पहले हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो पहले अलंकार को मैं पहले आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, उसके बाद इंग्लिश में बताऊंगा। ठीक है, तो अलंकार है तो अलंकार यानी भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने को हम अलंकार कहते हैं। जो किसी शब्द है कोई, ठीक है, जैसे मैं एक सीता के बारे में करता हूँ कि सीता बहुत ही अच्छी लड़की है। ठीक है, मैंने अच्छी बहुत जो लगाई है वो अलंकार है आपका। ठीक, अलंकार जो मैंने लगाया है वो है बहुत, क्योंकि अच्छी तो है पर मैंने उसके शोभा बढ़ा दी। उसकी शोभा बढ़ाने को हम अलंकार कहते हैं। भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने को हम अलंकार कहते हैं। ऐसे हम इसको अगर इंग्लिश में लिखें तो अ फिगर ऑफ स्पीच is a deviation from the ordinary use of words with a view of increasing their effect. It means जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच है वह किसी शब्द ऑर्डिनरी शब्द को मतलब ऑर्डिनरी वर्ड को किसी अच्छे वर्ड के साथ मतलब इंक्रीज कर देती है, मतलब कि इफेक्ट मतलब अपना प्रभाव डालती है, मतलब इंक्रीज करती है उसके इफेक्ट को। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच होता है हमारा होता है 7 टाइप का। ठीक है, 7 टाइप्स का हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो देखते हैं 7 टाइप के फिगर ऑफ स्पीच हैं कौन कौन से। भाई जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो हमारे 7 टाइप्स के होते हैं, तो हमको मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो जो हमारे 7 टाइप के होते हैं उनमें पहला है सिमिले, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपमा। दूसरा है भाई मेटाफर, जिसको हम बोलते हैं रूपक। तीसरा है पर्सनिफिकेशन, जिसको बोलते हैं हम मानवीकरण। चौथा है एपस्ट्रोफी, इसको बोलते हैं संबोधन। पांचवा ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। ओनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक। ठीक है, मैं आपको एक एक करके जैसे सिमिले, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल एंड ओनोमेटोपोइया मैं आपको अलग अलग करके समझाऊंगा। पहले देखते हैं हम सिमिले को। तो भाई बात करते हैं हम सिमिले की। तो हमारे सिमिले होता है वो सिमिले इज कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए जो कि अलग अलग जिनके अलग अलग व्यवहार हों, विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, और उन दोनों में एक पॉइंट कॉमन हो, मतलब एक गुण समान हो। ठीक है, जैसे कि सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। तो इसमें जो ये है वह इतनी फ्रेश है, मतलब कि वह ओस के समान पवित्र है, मतलब कि फ्रेश है, शुद्ध है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों अलग अलग चीज हैं। देखो सी अलग चीज है और डी अलग चीज है, मतलब कि ये ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, और ये एक पदार्थ है, मतलब कि वैसा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। तो उसने ड्यू की कंपैरिजन ह्यूमन बीइंग के साथ कराई है। ठीक है, तो इसमें दोनों अलग अलग वो हैं, अलग अलग कंपैरिजन, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, कंपैरिजन करा रहा है कि एज और एज, मतलब कि एज मैं आपको बता दूं कि जो सिमिले होता है उसमें एज, लाइक एंड सो, एज, लाइक एंड सो, इन 3 शब्द का प्रयोग होता है। समझ लीजिए अगर ये आ गया तो आपका 90% सिमिले है, 10% आपको उनके व्यवहारों को देखना पड़ेगा। जैसे कि ये है सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, इसमें ड्यू और सी दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, और इनकी कंपैरिजन करा रहा है। ठीक है, और इनमें जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है? फ्रेश। फ्रेश इज अ कॉमन पॉइंट। उसने बोला है कि वह
उसके समान प्रेस है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इसमें एक वो होता है, एक नोट होता है इसमें कि अगर मैंने देखो मैं आपसे बोलता हूं कि ही इज एज जेंटल एज हिज ब्रदर, ये मैं ये बोलता हूं ये सिमले नहीं है, ये सिमले नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यदि तुलना एक ही जाति की दो वस्तुओं में की जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ही भी एक ही जाति है और इसका ब्रदर मतलब दोनों ह्यूमन बीइंग है, तो ये सिमले नहीं होगा। उसे कंपैरिजन करेंगे, उसे सिर्फ हम क्या बोलेंगे, कंपैरिजन। इसको क्या है, ये कंपैरिजन है ओनली, ये सिमले नहीं है, कंपैरिजन है ओनली। ठीक है, तो इसमें ये उपमा अलंकार का प्रयोग नहीं है ये। ठीक है, ये उपमा अलंकार का प्रयोग नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं मेटाफर पे। भाई ये मेटाफर होता है, जो मेटाफर होता है, इन मेटाफर द थिंग कंपेयर्ड एज वन एंड द सेम एंड द वर्ड ऑफ कंपैरिजन एज लाइक सो आर नॉट यूज्ड। ये हमको पता ही है कि एज लाइक एंड सो जो वर्ड हैं ये सिमिले में यूज होते हैं। ठीक है, तो जब ये सिमिले में यूज होते हैं, ठीक है, और जो मेटाफर होता है ये कंपैरिजन नहीं करता, और इसमें ना ये तीनों वर्ड आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल मान लिया कि लाइफ इज अ ड्रीम। ठीक है, इसमें लाइफ को ही ड्रीम मान लिया गया, ना कि इसमें कंपैरिजन कराया गया है। लाइफ की तुलना ड्रीम से की तो है, लेकिन ये कंपैरिजन नहीं है, ये सिमिले नहीं है, ये है मेटाफर। ठीक है, अब नेक्स्ट और हाँ मैं आपको बता दूं कि सिमिले और मेटाफर में जो अंतर होता है वो हम एक तो जो सिमिले होगा उसमें ये तीनों वर्ड होंगे। ठीक है, और जो मेटाफर होगा उसमें ये तीनों वर्ड नहीं होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपना अगला। अब नेक्स्ट करते हैं बात भाई पर्सनिफिकेशन की। जो हमारा जो पर्सनिफिकेशन है इसकी जो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर थॉट ऑफ एज पर्सन हैविंग लाइफ। इसमें जो हम जो थॉट सोचते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट हैं, जैसे कि भूत, ठीक है, आत्मा, लव, अपॉर्चुनिटी, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, उनको हम एक पर्सन जो कि जिनमें लाइफ है उनकी तरह हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, के अवसर एक बार दरवाजा खटखटाता है। ठीक है, अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है। तो इसमें जो अवसर है मतलब अपॉर्चुनिटी है उसको हमने एक लिविंग मतलब कि जो खटखटाना कौन कर सकता है, लिविंग बीइंग कर सकता है। दरवाजा कौन खटखटाता है, लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इसमें हमने ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है हमारा क्या, अपॉर्चुनिटी, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ठीक है, और ये दरवाजा खटखटाया है परंतु एक बार। ठीक है, तो इसमें ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, हमने इसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह क्रिएट किया है। तो जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉक्स द डोर बट वंस, ठीक है, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को माना है लिविंग बीइंग। ठीक है, जिसमें पर्सन हैविंग लाइफ हमने ये अपॉर्चुनिटी को माना है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम, अगला है हमारा एपोस्ट्रोफी। ठीक है, ठीक है, तो आते हैं हम एपोस्ट्रोफी पे। तो एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेथ, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। जैसे इसमें एपोस्ट्रोफी में हम किसी मृत अनुपस्थित व्यक्ति को एक अपने पास जैसे विचार को संबोधित करते हैं। ठीक है, जैसे कोई मृत है या अनुपस्थित है, मानवीकरण किए हुए पदार्थ का विचार को संबोधित किया जाता है इसमें एपोस्ट्रोफी में। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ओ डेथ कम सून। जैसे इसमें जो डेथ है ना, इसको हमने
जैसे हम कोई वो बोलते हैं किसी नाम को, जैसे हरि, मोहन, राम, ठीक है, जैसे मेरा नाम है आदित्य। तो ऐसे ही हमने इस डेथ को बोला है, जैसे हम किसी व्यक्ति को बुला रहे हों कि ओ डेथ कम सून, ओ मृत्यु जल्दी आ, ठीक है। तो बस यही है अपना अपस्ट्रोफी। और हाँ, जैसे आपको जैसे उसमें आ गया, एग्जाम में आ गया अपस्ट्रोफी को, क्या ये अपस्ट्रोफी है या नहीं। तो जैसे अपस्ट्रोफी होगा तो सबसे पहले तो उसमें ये देखना कि ये अपस्ट्रोफी वाला मार्क है कि नहीं, क्योंकि अगर ये होगा तो समझ जाना 90% हुआ अपस्ट्रोफी हो। जो 5% है उसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है अपना ऑक्सीमोरन, ठीक है। तो हमारा ये है ऑक्सीमोरन। तो ऑक्सीमोरन में क्या होता है, जैसे टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम वन। इसमें ऑक्सीमोरन में जो दो मतलब किसी पदार्थ के दो गुण, जो कि एक तो मतलब विरोधाभासी दो गुण, उनको हम यहाँ प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया, ही इज इरेगुलरली रेगुलर, मतलब ये कोई लड़का है, वो मतलब हम स्कूल का एग्जांपल लेते हैं कि कोई लड़का है वो स्कूल जाता है रेगुलरली रेगुलर, मतलब ये कभी जाता है कभी नहीं जाता, पर जाता जरूर है। अगर आपको समझ नहीं आया तो देखो, जैसे कि अगर कि एक लड़का है वो टाइम पर स्कूल नहीं आता, पर जाता तो जरूर है स्कूल, मतलब टाइम पर नहीं जाता स्कूल, लेकिन स्कूल जरूर जाता है, ठीक है। उसी को ऑक्सीमोरन कहते हैं, और ऑक्सीमोरन को हम विरोधाभास कहते हैं, विरोधाभास, ठीक है। जैसे कि मैं एक और बार समझा देता हूँ आपको उदाहरण वन, कि एक व्यक्ति में दो परस्पर विरोधी गुण हैं, ठीक है, कि इसको हम जैसे गहराई से देखते हैं ना, तो उस कि संबोधित मतलब ये जो कोई लड़का है वो व्यक्ति सदैव अनियमित रहता है, मतलब कि आता तो जरूर है लेकिन टाइम से नहीं, उसको हम ऑक्सीमोरन में ले सकते हैं, ठीक है। तो और इसी के साथ अगला है हमारा हाइपरबोल, अतिशयोक्ति, ठीक है। तो अब बात करते हैं हाइपरबोल, जिसको हम अतिशयोक्ति बोलते हैं हिंदी में। तो इसकी जो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर, ठीक है। जैसे कि हम जब छोटे थे तो जैसे हमारी लड़ाई हो जाती थी किसी के साथ, तो हम जैसे अपनी मम्मी को बोलते थे आके कि मम्मी जी देखो मेरे उसके साथ लड़ाई हो गई, और मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते कि उसने मेरे को ये किया, मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, उसने ये किया, उसने वो किया, ठीक है। मतलब बढ़ा चढ़ा के जो बोलते हैं उसको ही हाइपरबोल कहते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर, कि वह जब वो रोई तो आंसुओं का सागर बन गया, मतलब कि उसने आंसुओं के सागर जैसा रोया, ठीक है। एक और एग्जांपल है, जैसे कि रिवर, आई थिंक rivers of blood flowed in the battle, rivers of blood are flowed in the battle, ठीक है। जैसे कि इसमें खून की नदियां, खून की नदियां बहेंगी किसमें, युद्ध में। तो इसमें बहुत अधिक बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रकट करते हैं, उसी को हम हाइपरबोल कहते हैं, ठीक है, अतिशयोक्ति कहते हैं। और अब हम आते हैं नेक्स्ट ओनोमेटोपोइया, ठीक है। तो चलो मिलते हैं। अब आते हैं भाई हम ओनोमेटोपोइया, जिसको हम हिंदी में ध्वनि सूचक बोलते हैं। तो आपको ये हिंदी में जैसे हमने बोला है ध्वनि सूचक, तो आपको इसी से पता पड़ गया होगा कि इसमें ध्वनि की आवाज सुनकर जो सूचना प्राप्त होती है, मतलब कि जो हम गैस कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि द साउंड सजेस्ट द सेंस ऑफ मीनिंग, ठीक है। जैसे कि बीज हम, बीज हम जो वो करके जो करते हैं वो, ठीक है। तो ध्वनि सूचक मतलब कि जो हम ध्वनि के कारण हम समझ पाते हैं, ठीक है। जैसे कि विभिन्न जानवरों की जैसे हम आवाज सुनकर ही पहचान जाते हैं कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये मोर है, ये तोता है, ठीक है। ये भिनभिनाने, जैसे कि जो मक्खियां भिनभिनाती हैं,
ठीक है, उसको हम बोलते हैं हम। तो चलो भाई, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और जाते जाते बस यही चीज बोलूंगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद, थैंक यू।